आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन के बाद देखेंगे कि हम किस तरह कोरिलेशन को एक डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब जो कोरिलेशन होता है इसके कोफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होंगे कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने कोरिलेशन के। तो पहला मेथड होगा जिसे किसने दिया है, कार्ल पियर्सन ने दिया है, और जो दूसरा मेथड है वो किसने दिया है, स्पेयरमैन ने दिया है। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कोरिलेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप किसी कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में हैं, किसी एमएनसीज़ में हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप बीकॉम एमकॉम या किसी भी मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन रेफर्स टू द स्टैटिकल टूल। तो कोरिलेशन क्या है, एक स्टैटिकल टूल है डेट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक ऐसा स्टैटिकल टूल्स है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को आप देख लीजिए। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे आपकी कह सकते हैं इनकम है। अब जैसी आपकी अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। हो सकता है आपकी इनकम पहले 100 थी तो उस टाइम पे आपका एक्सपेंडिचर 80 रहा हो। अगर आपकी इनकम कह सकते हैं 1000 है तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 800 के नियर बाई होगा। और अगर आपका इनकम जो है वो 1 लाख है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से ही होगा। तो ये होता है कि दो वेरिएबल, मतलब हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम तो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड है हमारे किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट का आपस में जो रिलेशनशिप होता है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। इफ द चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका एक वेरिएबल चेंज होगा तो उसकी हेल्प से या उसकी वजह से आपका दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज आते हैं। देन द टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। और अगर ये चेंज आते हैं उनके अंदर तो हम कहेंगे कि वो दोनों जो वेरिएबल्स हैं कोरिलेटेड हैं। कोरिलेशन एनालिसिस इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम कोरिलेशन को देखते हैं, उनके जो भी रिलेशनशिप है उसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि कोरिलेशन होता क्या है, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। कि मतलब जो भी दो वेरिएबल्स हैं आप इसमें लगा सकते हैं कि कोई प्राइस है प्रोडक्ट का और उसकी डिमांड है, ये हमारा पहला वेरिएबल हो गया और डिमांड हमारी दूसरी वेरिएबल। अब आप देखिए अगर आपके प्राइस अभी 100 रुपीज़ हैं तो उसकी हो सकता है डिमांड 80 हो। अगर आप क्या करोगे, अपने प्राइस को इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी डिमांड घट जाएगी। और अगर आप अपने प्राइस को डिक्रीज़ करोगे तो उस कंडीशन में आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, ये वेरिएबल ही तो है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है इनका कि अगर प्राइस कुछ भी चेंज करेगा अपने आप को तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी डिमांड पर पड़ेगा। तो यही होता है आपका कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में भी कोई ना कोई चेंज आए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कोरिलेशन इनके आपस में। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बाय अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। सेम वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो घट जाती है। और अगर आपका जो कह सकते हैं कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये होता है बेसिकली आपका कोरिलेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ कोरिलेशन, कि इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या है, कोरिलेशन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है, हम कंज्यूमर के इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं कि कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ होएगी तो कितना खर्च करेगा, अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा दें तो हमारी क्या डिमांड रह जाएगी,
हम एडवर्टाइजमेंट पर कितना एक्सपेंस करें कि हमें प्रॉफिट गेन हो। इसी में आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक वेरिएबल था आपका एडवर्टाइजमेंट बजट और दूसरा था आपका प्रॉफिट। इसे आप कह सकते हैं आपकी सेल्स के थ्रू। अब जब आप अपने कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट बजट को बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होएगी, एडवर्टाइजमेंट बजट को गिराओगे तो आपकी प्रॉफिट और सेल्स भी डिक्रीज होएगी। मतलब हमें एक इकोनॉमिक बिहेवियर समझने में हेल्प करता है हमारा कोरिलेशन। इसमें हम समझ रहे हैं कि अगर हमने अपना बजट बढ़ाया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और अगर हमने अपना बजट घटा दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा। तो इनकी हेल्प से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपने डिसीजंस को लेती हैं कि उन्हें बजट के पैसे को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, एडवर्टाइजमेंट के प्राइस के प्रोडक्ट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। और इसके साथ ही क्या करता है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी इंक्रीज होएगा या एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा डिक्रीज होएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को भी हमें ये बताता है, इस्टेब्लिश करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कोरिलेशन एंड यूज ऑफ कोरिलेशन का। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? व्हेन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ वी ऑब्टेन स्कैटर डायग्राम। तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, जब हम उस डाटा को किसी भी ग्राफ के ऊपर रखते हैं, ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा वो स्कैटर डायग्राम कहलाता है। अ स्कैटर डायग्राम गिव्स टू वेरी यूजफुल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारे पास ग्राफ होता है वो कितनी इंफॉर्मेशन देता है हमें? टू वेरी यूजफुल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कोई भी जो हमारा स्कैटर डायग्राम होता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है वो हमें? पहली इंफॉर्मेशन होती है वी कैन ऑब्जर्व पैटर्न बिटवीन वेरिएबल्स दैट इंडिकेट वेदर द वेरिएबल्स आर रिलेटेड। सबसे पहला पैटर्न क्या देता है हमें? वो डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास जो भी दो वेरिएबल हैं उनके आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हैं आपका प्राइस और डिमांड का है। तो जब आप इसे ग्राफ पे बनाओगे तो आप देखोगे अगर यहाँ पर प्राइस है और यहाँ डिमांड है, तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड घटती जाएगी। हो सकता है ये प्राइस था और जैसे जैसे आपका कह सकते हैं प्राइस घटेगा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होता है, आपका एक पैटर्न है वेरिएबल्स के बीच में। तो सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे स्कैटर डायग्राम के थ्रू। दूसरी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? इफ द वेरिएबल्स आर रिलेटेड वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट। और अगर हमारे वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो देखेंगे कि वो रिलेशनशिप किस तरह का है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब जैसे आपका प्राइस और डिमांड का, तो कैसा है, ये आपका नेगेटिव है। अगर इसी तरह आप बात करें आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम घटेगी आपका एक्सपेंडिचर घटता जाएगा। तो ये कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? स्कैटर डायग्राम। तो अब देखते हैं कि किस किस टाइप के स्कैटर डायग्राम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अब यहाँ पर दो डायग्राम है। पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या देख रहे हैं, अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है हमारे पास और ये कह सकते हैं एक्स वेरिएबल है। मतलब दो वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल एक एक्स वेरिएबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो वाई वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं सेम रेशियो में। तो जब भी ऐसा हो कि अगर हमारी दोनों वैल्यू इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो, मतलब अगर पहला वेरिएबल इंक्रीज हो तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो, और अगर पहला डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो, तो उस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब इनके अंदर एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है एक्स और वाई की सेम होती है। अब दूसरा है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि दोनों इंक्रीज तो हो रहे हैं, मतलब हमारा जैसे ये कह सकते हैं वाई के साथ ये हमारा, अब यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स इंक्रीज तो होते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम रेशियो में नहीं चलते। हो सकता है कई बार हमारा वाई ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है तो कई बार हमारा कह सकते हैं एक्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो एक कह सकते हैं डायरेक्शन होती है, अगर हम इन सभी पॉइंट्स के बीच में एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें
तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक सेम डायरेक्शन ही आ जाती है। तो अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में लाई ऑन सिंगल लाइन। तो वो तो होता था हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब एकदम परफेक्ट है वो एकदम लाइन के ऊपर ही सारे के सारे पॉइंट है। और अगर कोई कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में हो लेकिन नियर बाय लाइंस, मतलब लाइन पे ना हो लेकिन एकदम लाइंस के आसपास ही हो सारे पॉइंट्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। जिसमें क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। इफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब ये दोनों क्या है, हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब एक्स वाई में आप क्या सकते हैं, आप कह सकते हैं ये आपकी इनकम हो सकती है और ये आपकी एक्सपेंडिचर हो सकती है। इनकम या कह सकते हैं आपकी सेविंग, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ ही इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होंगे। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो ये आपके दो डायग्राम थे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर बात करते हैं अगर हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो इंक्रीज होगा तो यहां पर इसके अपोजिट में क्या होगा, जो वाई वेरिएबल है वो डिक्रीज होगा। और अगर हमारा एक्स वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर वाई वेरिएबल इंक्रीज होगा। तो इस तरह के जो भी रिलेशनशिप हम चार्ट पे देखते हैं, ग्राफ पर देखते हैं, इसके डायग्राम की हेल्प से उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आप इसे प्राइस कह सकते हैं और इसे डिमांड कह सकते हैं कि अगर कोई अपने प्राइस को इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड है वो घट रही है, अगर वो अपने प्राइस को कम कर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है कि अगर ये सारे के सारे एग्जैक्ट एक लाइन के ऊपर ही आते हैं, लाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर वो लाइन के आसपास में लाई कर रहे हैं और उनको स्ट्रेट एक डायरेक्शन दिख जाती है कि हाँ सारे कम से कम एक सिंगल डायरेक्शन में ही है, जैसे इनकी डायरेक्शन क्या है, ये इनकी सेम डायरेक्शन में ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इनके, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब जब आपके दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करने लगे। अपोजिट मतलब कैसे, कह सकते हैं कि आपका जो x है वो इंक्रीज हो तो y डिक्रीज हो, और अगर x डिक्रीज हो तो y इंक्रीज हो। जब इस तरह के वेरिएबल्स, इस तरह के उनके बीच में हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है तो उसमें क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। इफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस in variable x bear a constant ratio to the corresponding amount of variations in y, then the relationship between them is said to be linear correlation। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका x जिस रेशो में बढ़ रहा है उसी रेशो में अगर आपका y भी बढ़ेगा तो उस रेशो को हम क्या कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन। जैसे आपका जो ये वाला चार्ट है एग्जैक्ट सेम रेशो में बढ़ रहे हैं, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं टेबल से, यहाँ पर x है ये y है। तो अगर हम x की बात करें, x 5 10 15 20, और y को हम क्या कर सकते हैं, 10 20 30 40। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सारे 5 5 5, इन सभी में 5 का डिफरेंस है और नीचे वालों में क्या डिफरेंस है, 10 का। तो कहीं ना कहीं इनका जो रेशो है वो सेम है। तो इस तरह के हम ग्राफ को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन कौन से होते हैं, जो आपके परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं ग्राफ, उन्हीं को हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन की, और दूसरा है आपका नो कोरिलेशन। अब हो सकता है कई आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई जिनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कोई रिलेशनशिप ही नहीं हो सकता। इसे आप ले सकते हैं जैसे आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस और आपका कह सकते हैं हंगर।
कि आपको कितनी भूख लगेगी। क्या कभी प्राइस के हिसाब से आपको भूख लगती है? नहीं। और क्या कभी भूख के हिसाब से प्राइस होता है? कभी नहीं। मतलब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनका पॉइंट कहीं भी ये इनके कोई भी पॉइंट मैच कर सकते हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि किस वैल्यू पर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा या आपस में कहाँ पर ये मैच करेंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपस में कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो उससे हम क्या कहते हैं? नो कोरिलेशन। मतलब ये एकदम फ्रीडम होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इनके बीच में कोई भी सिस्टम, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। और अगर हम बात करते हैं कि नॉन लाइनर कोरिलेशन, इफ y इज अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन x वेरिएबल देन द रिलेशनशिप बिटवीन इज सेड टू बी अनकोरिलेटेड। वही है कि अगर आपका एक चेंज और उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसे तो हम क्या कहेंगे? अनकोरिलेटेड। और अगर कोई रिलेशन हमारा कह सकते हैं एक कर्व की फॉर्म ले ले, कर्व जैसे आपका ये कर्व है, ये आपका इस तरह का कर्व बन जाए या इस तरह का कर्व बन जाए आपके वेरिएबल्स के अंदर, तो उस तरह के हम कर्व क्या कहते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन। मतलब उनके बीच में कोरिलेशन तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कर्व बना रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में नहीं है। उनका कोई फिक्स नहीं है कि वो हरदम डिक्रीज ही होते जाएंगे, हरदम इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या था, अब हमने यहाँ पर हमने y को डिक्रीज किया तो x को इंक्रीज किया, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y को डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों फॉर्मेट में चलता है और ये कर्व की फॉर्म ले लेता है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं जो स्कैटर डायग्राम्स होते हैं इनको कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये कुछ आपके कह सकते हैं रिलेशनशिप जो देखे जाते हैं स्कैटर डायग्राम के अंदर हमारे कोरिलेशंस के, जो कि दो वेरिएबल्स को हम आपस में रिलेट करके देखते हैं। अब जैसे आपके सामने एक कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट है और सेल्स डाटा है इन करोड़ के अंदर, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखते हैं तो 6 है, 5 है, 5 है, 4, 3, 2, मतलब ये आपका क्या है? एक्सपेंस है आपका एडवर्टाइजमेंट का। ईयर दे रखे हैं 1995, 1996, 1997, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, और ये सभी इन सभी सालों की क्या दे रखी है? सेल्स दे रखी है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस डाटा को स्कैटर डायग्राम पर शो करो तो आप ये वैल्यू कौन सी दिखा रही है? ये दिखा रहा है आपका 60 और 6। ये वैल्यू क्या दिखा रही है आपकी? 55, 5। ये वैल्यू कौन सी है? 50 और 5। मतलब ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका बजट इंक्रीज हो रहा है आपकी सेल्स भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपका जो बजट है वो डिक्रीज हो रहा है आपकी सेल्स भी घट रही है। तो इस तरह हम इन वेरिएबल्स का, इन स्कैटर डायग्राम्स का यूज़ करते हैं अपने कह सकते हैं कंपनी के डिसीजंस को लेने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि हम किस तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं कार्ल पियर्सन के मेथड से। सो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, तो इसको हम किससे डोनेट करते हैं? इसको डोनेट करते हैं आर से। इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि कितने एक दूसरे के ऊपर वो वेरिएबल डिपेंड है, उनका डिपेंडेंसी का, रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, ये कह सकते हैं आपका ये मीन होता है और ये आपका मीन होता है। तो पहले हमें क्या होता है, इस तरह के फॉर्मूलेस को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास x और y वेरिएबल में कोई वैल्यू दी रहेगी 1, 2, 3, 3, 2, 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y अपने टेबल बना लेते हैं। 1, 2, 3, 3, 2, 1। हमारे पास कोई भी वैल्यू आई, इन दोनों का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, और मीन कैलकुलेट करने के बाद हम x माइनस मीन ये करेंगे, और यहाँ पर करेंगे y माइनस वाई मीन। तो x क्या है? 1, और जो भी यहाँ मीन की वैल्यू आती है, किसी कितनी आती है? 3, 2, 5, 6, इसकी जो मीन की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 3, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो भी इनकी वैल्यू आती है उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और फाइनल में उसको क्या कर लेंगे? टोटल ऐड कर लेते हैं। यही काम हम y में करते हैं। तो ये आपकी ऊपर की वैल्यू आ जाती है, और जब हम इन्हीं को स्क्वायर कर देते हैं तो वो आपकी नीचे की वैल्यू आ जाती है फॉर्मूले की, और सिंपली इसको आपको पुट करना होता है फॉर्मूले के अंदर, और आपका जो आंसर आता है वो आ जाता है। इसके साथ ही आपका जो दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n,
डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन एंड अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह इसका यूज़ किया जाता है, किस तरह आप कोरिलेशन को इसके अंदर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास पेपर में गिवन रहेगा। गिवन क्या पार्ट रहेगा? ये पार्ट आपके एग्जाम में गिवन रहता है, मतलब आपका एक्स वेरिएबल और आपका वाई वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक्स वाई निकालना होता है। अब एक्स वाई कैसे निकलेगा? हमारे पास एक्स भी है, हमारे पास वाई भी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर कर हम एक्स वाई फॉर्मेट को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं अपने एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? आपके जो एक्स की वैल्यू थी हम उसी को स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर वाई को कर लेते हैं। नीचे हम इन सभी का टोटल निकाल लेते हैं, जैसे सिग्मा एक्स कितना है आपका 30 है, सिग्मा वाई कितना है 326 है, सिग्मा एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1288.5, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है आपका, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है। जब आपके पास ये पांचों वैल्यू आ जाती है तो ये पास आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है। सिग्मा एक्स या एग्जैक्टली हमारे पास आ गई है, सिग्मा एक्स क्या है 30 है, सिग्मा वाई आपके पास 326 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका ये है, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपके पास 122.50, सिग्मा वाई स्कोर क्या है आपके पास 13696। तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, और लास्ट वैल्यू कौन सी बच जाती है आपकी, या एग्जैक्टली आपकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो बस अब हमें क्या करना होता है, इन्हीं वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होता है। बेसिकली हमारे पास जो n होता है नंबर ऑफ कह सकते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे पास यहाँ पर 10 वेरिएबल्स थे, तो n हमारा कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर हमने उन फॉर्मूलेस को पुट कर दिया। सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई क्या था 1288.5 माइनस में 30 हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू, 326 हमारी सिग्मा वाई की वैल्यू, डिवाइडेड बाई n जो कि 10 था। इसके बाद आप नीचे की वैल्यू देखोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, तो ये क्या आ जाता है आपका 122.5 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह आपकी ये वैल्यू आ जाती है, और जब आप उसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको आपको चेक करने का एक और आपको आइडिया देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी जो भी वैल्यू होती है हरदम +1 to -1, आपके जो भी कोरिलेशन का आंसर होता है वो हरदम इसी वैल्यू के बीच में आता है। अगर आपकी वैल्यू -1 और +1 से बियॉन्ड चली जाए तो मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब आपकी यही वैल्यू आप देख लीजिए 0.98, तो कहीं ना कहीं हमारी -1 और 1 के बीच की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर क्या है, ये सही आंसर है। तो इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। अब इसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास स्पियरसन रैंक मेथड। अब कई ऐसी चीज़ होती हैं जिनको कि हम नंबर नहीं दे सकते, उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, उनको हम हर चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अब आपकी किसी की ब्यूटी है तो आप ब्यूटी का मेजर कर सकते हैं, ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते। किसी का विजडम है, कोई वर्च्यूज़ है, तो इन सभी चीज़ों के आपस में कह सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम रैंकिंग दे देते हैं। जैसे हम किसी की बात करते हैं ब्यूटी की, तो कह देंगे कि कोई पहली रैंक पे है ब्यूटी में, तो कोई सेकंड रैंक पे आता है, तो कोई थर्ड रैंक पे, कोई विजडम के मामले में फर्स्ट रैंक पे आता है, तो कोई सेकंड रैंक पे आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके नॉन पैरामीटर टेस्ट कह सकते हैं, उसको करने के लिए आपके इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। कौन से टेस्ट? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पियरसन रैंक कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम किस तरह शो करते हैं, तो हम स्पियरसन रैंक कोरिलेशन को शो करते हैं कैपिटल R से। और अगर हम पियर्सन की बात करें तो पियर्सन वाले हम कोरिलेशन को कर सकते हैं स्मॉल r से करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का क्यूब -1। इस वैल्यू की जगह कई बार आपको ये भी मिल सकता है n स्क्वायर -1, आपको ये लिखा भी कई जगह मिल सकता है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो यही वैल्यू आपकी आ जाती है।
तो इसमें आपका आर जो है स्पेयरसन रैंक कोरिलेशन को डिनोट करता है। डी जो होता है, डी डिनोट करता है कि आपका कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द रैंक, कि आपकी रैंक के बीच में कितना डिफरेंस है, और एन होता है आपका ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट ये आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह हम इसका यूज़ करते हैं स्पियरसन रैंक कोरिलेशन का। तो जैसे कोई हमारे पास सेल्समैन है, दूसरा, तीसरा, तो हमारे पास कितने सेल्समैन है? 10 सेल्समैन है। अब हम इनकी देखते हैं कि रैंकिंग इन ट्रेनिंग एक्स, कोई इन्हें ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के अंदर इन सभी को कौन कौन सी रैंक मिली। मतलब जैसे जो दूसरा सेल्समैन था उसने सबसे अच्छे नंबर स्कोर करे होंगे तो उसे पहली रैंक दी गई, मतलब उसने सबसे ज़्यादा गेन किया नॉलेज। इसी तरह जो हमारा 8th सेल्समैन था उसको सेकंड रैंक, 9th को थर्ड और 10th को फोर्थ। इसी तरह हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ को एक रैंक दे देते हैं। तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में कह सकते हैं आपका जो गिवन मिलेगा, आपका सेल्समैन मिलेंगे और कह सकते हैं उनकी रैंकिंग है वो मिलेगी। और अगर रैंकिंग नहीं मिली तो रैंकिंग की जगह कह सकते हैं यहाँ पर कोई और वैल्यू दे रखी होंगी, उनको हमें एक सीक्वेंस में लाकर उनकी रैंकिंग बनानी होगी। तो नॉर्मली आपको रैंक और वेरिएबल्स दिए रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, हमें किसकी नीड थी? R1 के अंदर देखिए कि 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, हमें डी स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। तो डी क्या था? डिफरेंस बिटवीन रैंक, इन रैंक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डी क्या है? x माइनस वाई, हम x रैंक के अंदर से y रैंक को माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 10 -2, 9 माइनस 7 2, 2 में से 2 गए आपके 0, 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 5 -1। अब हमें क्या करना था फॉर्मूले में? हमें डी स्क्वायर की नीड थी। क्या चाहिए था हमें? डी स्क्वायर। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हम इसी वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, जो भी हमारे माइनस प्लस थे वो सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 की जगह 0 की जगह 0, 2 का 4 और 1 का 1। जब हमने इन सिग्मा डी स्क्वायर को कह सकते हैं करा तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ गया? 24। अब हमारे पास फॉर्मूला था ही, हमने बेसिकली एकदम सिंपली उस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करा। क्या था? 1 माइनस 6 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आया आपका? 24 डिवाइडेड बाय n की पावर 3। n कितना था आपके पास? 10 था, 10 की पावर 3 माइनस में n 10। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 144। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो 10 की पावर 3 कितनी होती है? 1000। 1000 में से इसको माइनस करना है आपको 10 को, तो यहाँ पर अब आ जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन में 990। और जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.855। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू भी किसके बीच में है आपकी? ये वैल्यू है आपकी +1 टू -1, इसी के बीच ये वैल्यू भी है। तो इसकी जो भी वैल्यू आती है हरदम इनकी वैल्यूज़ +1 और -1 के बीच में ही आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, कह सकते हैं, कोरिलेशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। तो सबसे पहला है R इज द डायमेंशनलेस नंबर विच न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन +1 टू -1। तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपका जो कह सकते हैं R आता है वो हरदम कितना आता है? -1 टू +1 ही आएगा। अगर आपकी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट इससे बियॉन्ड जा रही है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसमें +1, -1 और 0 का मतलब क्या है? जैसा कोई आपकी ये टेबल है, अब +1 0 -1 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर? द वैल्यू +1 रिप्रेजेंट द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आती है मतलब +1, किसी का जो कोरिलेशन आता है +1 आता है तो मतलब क्या है, हमारे दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है? एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर कोई वैल्यू कह सकते हैं
-1 उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे हमारे जो दोनों वेरिएबल हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और अगर किसी की वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 का मतलब क्या है, वहां पर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब नो कोरिलेशन, उन दोनों वेरिएबल का आपस में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर एंड इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल। इसमें अगर कोई डिजिट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उनके अंदर हमें पाता है, मतलब जैसे आप लगाते हैं एक x वेरिएबल था एक y वेरिएबल था, हमने देखा कि इन दोनों वेरिएबल के अंदर क्या है, कोरिलेशन है। अगर उनके अंदर कोरिलेशन है तो क्या है, मतलब वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। द कोरिलेशन, थर्ड पॉइंट है, कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट बाय एनी चेंज इन द ओरिजिन एंड स्केल ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x है एक y है, 1 2 3 4 5 6, दो वेरिएबल हमारे पास, अगर कोई वैल्यू हम एग्जैक्ट हर वेरिएबल में ऐड कर दें, मतलब +1 में हमने हर वेरिएबल में ऐड कर दिया है, तो इसका जो भी कोरिलेशन होगा, जो सॉल्यूशन था उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 के साथ जो कोरिलेशन आया हो सकता है वो कोई कोरिलेशन आया हो, अब उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक सिंगल डिजिट को ऐड कर दिया हर वेरिएबल के अंदर, तो भी उसका जो कोरिलेशन आएगा वो हरदम सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें बात होती है ओरिजिन एंड स्केल्स की। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के अंदर हम कोई वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं उन वेरिएबल्स के अंदर, और जब हम बात करते हैं स्केल्स की तो इसके अंदर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमने देखा कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन मतलब हमारे जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर रिलेशनशिप है उनके अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हम अपने कह सकते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास अब जो भी कोरिलेशन है उसको जब हम वेरिएबल्स को, अलग अलग वेरिएबल्स को किस तरह हम कह सकते हैं चार्ट पर शो कर कर उनके रिलेशनशिप को समझते हैं कि किस तरह का उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो नॉर्मली हमारे पास 6 तरह के चार्ट्स हम यहाँ पर या 6 टाइप्स के स्कैटर डायग्राम्स हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब आपके x और y वेरिएबल सेम रेशो से एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़े या घटें लेकिन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी एक साथ, तो वो होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ और घट रहे हैं, मतलब x और y दोनों या तो बढ़ें या फिर घटें लेकिन एग्जैक्ट सेम रेशो में ना बढ़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी के साथ अगर कोई चीज़ हमारा एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल उसकी वजह से घट रहा है, और अगर एक वेरिएबल घटता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे दूसरे पर, मतलब वो बढ़ जाता है। अगर ये दोनों चीज़ एग्जैक्ट सेम रेशो में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उसको कहते हैं हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर उनका एग्जैक्ट रेशो सेम नहीं है इंक्रीज डिक्रीज का तो उससे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। इसके साथ ही साथ आता है कि अगर आपके दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मतलब एक इंक्रीज होने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या दूसरे के डिक्रीज होने से पहले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। और अगर आपके एक्स और वाई वेरिएबल दोनों कभी एक साथ बढ़ने लगे और कभी एक साथ घटने लगे और वो कोई कर्व की फॉर्म ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसा कि आपके पास ये चार्ट था, आपने देखा था कि जैसे जैसे उनका एक्सपेंस बढ़ता है उनका कह सकते हैं जो प्रॉफिट है सेल्स है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर उनका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो उनकी जो कह सकते हैं एक सेल्स है वो भी डिक्रीज हो रही थी। तो ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन था। आप देख सकते हैं इनकी जो डायरेक्शन थी इन सभी की वो एक सेम डायरेक्शन थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास दो मेथड थे, ये मेथड मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के मेथड से देख लिया है। इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी वो हरदम कह सकते हैं -1 और +1 के बीच की आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पियर्सन रैंक कोरिलेशन,
कई चीज़ों को हम आपस में नंबर नहीं दे सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग की जगह उनको हम रैंक अलॉट कर देते हैं। तो क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एक तरह का आपका पियर्सन रैंक कोरिलेशन। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले इनकी जो वैल्यू आती है वो +1 to -1 के बीच में आती हैं। कोई भी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट रहते हैं, इनके जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर चाहे हम कोई चीज़ प्लस करें, कोई चीज़ माइनस करें, उनके हर वेरिएबल में किसी को उससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी को डिवाइड कर दें, मतलब हर वेरिएबल में इन सभी सेम डिजिट से किया जाए। मतलब जैसे हमारे पास XY वेरिएबल है तो हर वेरिएबल में +1 ऐड कर दिया जाए, तो उसके कोफिशिएंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या -1 कर दिया जाए हर वेरिएबल से, या हर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 से, या डिवाइड कर दिया जाए किसी सेम डिजिट से, तो उनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आपका मेन आखिरी पॉइंट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर एंड इज इंडिपेंडेंट टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरी वेरिएबल्स के ऊपर। एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा हो सकता है, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट सकता है, तो इनका आपस में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, पियर्सन्स के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही कह सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।